बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, अल्लाह ताला का बाबरकत मंथ ये रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है। हम सब की तरफ से आप सबको, तमाम मुस्लिम उम्मा को रमज़ान मुबारक हो। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें का नज़ूल ख़ास करे इस बाबरकत महीने पे। आज हम क्रिकेट के हवाले से तो ओबियसली हम बात करेंगे ही। कल से जो पाकिस्तान का दौरा है T20 सीरीज़ के लिहाज से शारजा में न्यूजीलैंड जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ है वो खेला जाएगा। PSL का भी फ़ाइनल देखा, हम लोग उसमें एब्सेंट थे, हम लेजेंड लीग को कवर करने गए थे, इसी वजह से आप लोगों से भी आलमोस्ट कोई 2 वीक के बाद मुलाकात हो रही है। इस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ शो में मौजूद है अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, कैसे हैं जी? ठीक ठाक है? आपको भी रमज़ान मुबारक हो जी। आपको भी जी, बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्टार्ट मेरा ख्याल है सीरीज़ से पहले अगर हम थोड़ा सा PSL के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि बड़ा शानदार किस्म का हमने देखा इवेंट हुआ, बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हुआ। उसके लड़कों के हवाले से बात की जाए तो बड़े सम्राट भी नज़र आए कि काफ़ी लड़कों की सिलेक्शन भी हुई। पहले हम PSL की बात करते हैं, फिर हम वो स्क्वाड के हवाले से भी बात करते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने जिक्र किया था कि यही 2 साइड ऐसी नज़र आ रही हैं कि जो हमें ओपनली नज़र आ रहा था कि यही फाइनल की तरफ कंटेस्टेड होंगी। आलो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी तीसरी टीम थी, बट थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा था कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस की बात करें, और वैसे ही हुआ। यही दोनों टीमें फ़ाइनल में आई, लास्ट PSL के फ़ाइनल भी थी, और पिक एंड चूज़ करना थोड़ा मुश्किल था। लगता यही था कि लाहौर को जो एडवांटेज है अपनी होम ग्राउंड का, वो हम देखते थे कि ज़्यादातर मैचेस इधर जीते हुए थे, और प्लस उनकी जो साइड थी अगर टॉप ऑर्डर रन करता तो वो बड़ा अच्छा। बस सरप्राइज़ पैकेज जो था वो शहीनशाह अफरीदी हमें नज़र आया। ओवरऑल फाइनल को कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा नेल बाइटर हुआ, 1 रन से जीत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत ही शानदार फाइनल था। इस तरह की गेम की हर जो भी लोग क्रिकेट फैंस हैं वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस तरह का मैच होगा, वन साइडेड नहीं होगा। हाँ। और जब 200 रन लगाए टोटल पे बोर्ड पे लाहौर कलंदर ने, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो मैच है वन साइडेड होने वाला है, शायद ये चेस की तरफ नहीं जा पाएंगे। बट वो मैच बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ। जिस तरीके से छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगी, मुल्तान सुल्तान की छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस आई तमाम बैटर्स की तरफ से, लेकिन स्कोर 200 तक पहुंच गया। लेकिन सेकंड लास्ट ओवर यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर के लिए एक बड़ा ही खौफनाक ओवर था। अगर वो ओवर थोड़ा सा और ऊपर नीचे होता तो शायद लाहौर कलंदर के हाथ से वो मैच निकल जाता। 21 रन तो ऑलमोस्ट गालमन दे दिए थे। 23-24 रन मेरा ख्याल है हारिस रऊफ को उस ओवर के अंदर पड़े थे, और आखिरी ओवर में 13 रन रह गए। तो जमान खान, यार देखें, पहला मैच भी इन्होंने नहीं बचाया अगेंस्ट मुल्तान इन मुल्तान, और आखिरी मैच भी जमान नहीं बचाया अगेंस्ट मुल्तान बट इन लाहौर। और लेकिन जमान का अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो लास्ट PSL के अंदर भी इसने 2 ओवर ऐसे किए थे जिसमें इन्होंने लास्ट ओवर करके अपनी टीम को फतह जिताई। मतलब अभी तक मुझे कोई इनका मैच ऐसा याद नहीं आ रहा कि लास्ट ओवर में बॉल करने आए हो और वो टीम इनकी हार गई हो। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है। इरफान, देखें, जिस टीम के अंदर राशिद खान हो, शहीनशाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, और आखिरी ओवर बचाया जाए एमर्जिंग प्लेयर का, जमान खान का, तो वो उस प्लेयर के अंदर कितना टैलेंट होगा, इस चीज़ का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और शहीनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने जो उनका ओवर्स बचा के रखे, ये भी एक मैं समझता हूँ कि आर्ट है डेप्थ बॉलिंग, और जिस तरीके से जमान खान ने की है, बहुत ही शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और उसका सिला भी उनको मिल गया। उनको टीम में ऐड किया गया है, शहीनशाह अफरीदी ड्रॉप हुए और उनकी जगह जमान खान। मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट डेप्थ ओवर्स के जो बॉलर हैं उनमें जमान खान का शुमार होता है। और अगर मौजूदा टाइम देखा जाए तो उसके अंदर सलमान इरशाद, हालांकि वो भी स्लिंगिंग एक्शन के साथ आते हैं, बट इतने इफेक्टिव नहीं है आखिरी ओवर के अंदर जितने जमान खान है। एक तो वेरिएशन बड़ी अच्छी करते हैं, स्लोअर मारते हैं उसी एंगल के साथ, और वो भी बैटर को समझ नहीं आती। थोड़ा सा मुझे लगा कि मिस जज भी किया खुशदिल शाह ने। मुल्तान को एक्सपेक्टेशंस थी खुशदिल शाह से कि वो ये स्कोर 13 रन आखिरी ओवर में बनाने में कामयाब होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मुल्तान के लिए तो वो मैच डोना ख्वाब ही साबित हुआ। बट लाहौर के अंदर एक दो फिर बैक टू बैक चैंपियन बनने वाली पहली साइड बनी है। ये एक हिस्ट्री है। और दूसरी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ देखें तो सेकंड दफ़ा उस टेबल पे आ चुकी है जो 2 दफ़ा टाइटल जीत चुके हैं। एंड पे थोड़ा सा हमने देखा कि कंट्रोवर्सी बनी, उनके हैदर अदर जो है मैनेजर, उनकी तरफ से भी थोड़ी सी एक मैच का फाइन भी हुआ, एक मैच पे बैन कर दिया गया उनको। तो ये आप तो उधर कवरेज भी ओबियसली कर रहे थे, तो वो इंसिडेंट के हवाले से कुछ शेयर करना चाहें अगर आप? देखिए, वो टाइम ऐसा था कि मुल्तान को लगता था कि हमारे हक में अंपायर्स के कुछ फैसले गलत हुए हैं, और जब मैच इतना क्लोज हो जाता है तो फिर डग आउट का एटमॉस्फेयर भी उतना ही मैं समझता हूँ कि गर्मा गर्म हो जाता है, और हैदर अजहर कंट्रोल नहीं कर पाए। हालांकि इस तरह के मैचेस होते हैं। हाँ, और स्पिरिट ऑफ गेम तो क्रिकेट तो जेंटलमैन गेम बोला जाता है। जेंटलमैन गेम भी यही है कि आप उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें।
बिल्कुल, वो एक्सेप्ट नहीं हो पाए। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अंपायर्स भी गलती कर देते हैं, बट आपको एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको वो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इस चीज़ से कतई नज़र कि अंपायर की गलती थी या नहीं थी, बट आफ्टर ऑल हैदर अजहर को ये नहीं करना चाहिए था जिस तरह का उनका बिहेवियर रहा अंपायर्स के साथ। 2-3 मामलात के ऊपर, हालांकि मैच जब ख़त्म हो गया उसके बाद भी हैदर अजहर की काफ़ी देर तक अंपायर्स के साथ इस बारे में चिट चैट होती रही कि जी आपने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है, और कुछ वर्ड्स भी ऐसे एक्सचेंज हो गए जो कि अंपायर्स को फिर उन्होंने लेवल 3 की गलती इसको एक्सेप्ट किया, अब्यूज वाली कैटेगरी में लेके आए। जी, हालांकि इस तरह की सिचुएशंस के अंदर हमने देखा कि प्लेयर्स को फाइन हुए आपस में झगड़ने पर, या एक दूसरे को आंखें दिखाने पर, या कोई नाजेबा इशारे करने पर प्लेयर्स को फाइन होते रहे। बट ये पहला वाकया था जिसके अंदर एक मैनेजर को बकायदा बैन किया गया एक मैच के लिए। क्योंकि देखें, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आप अंपायर को देखा जाए तो इट्स जस्ट लाइक ए जज। आपका जब कोई भी मैटर आपका कोर्ट में जाता है तो आपको जज को जो वैल्यू देनी चाहिए तो स्पोर्ट्समैन को अंपायर को देनी चाहिए, रिगार्डलेस, क्योंकि दो पार्टीज है, किसी एक के फेवर में जाएगा ना डिसीजन, दोनों के फेवर में तो जा नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है जो स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट है उसको इंटैक्ट रखना चाहिए। और हैदर अजहर हम सब जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, इनकी टीम के मैनेजर भी बड़े सालों से हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि शायद एक रश ऑफ ब्लड या कोई मूवमेंट, उस पर ऑफ द मोमेंट वो उसी बहाव में वो बह गए और वो कर नहीं पाए। लेकिन ये इवेंचुअली यही हम सब कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा सीरीज से आने से पहले हम थोड़ा सा लेजेंड लीग के वाले से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसको कवर करने गए हुए थे और शायकीन ने भी देखा और हमने भी देखा कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंपेटिटिव उसमें क्रिकेट हमने देखी। उसमें हमारे लिए तो वो ईद का चांद हो गया वो फाइनल, क्योंकि उसमें हमारी एशियन लाइन जो थी वो जीत गई और इधर शहीनशाह अफरीदी ने ट्रॉफी उठाई, उधर शाहिद अफरीदी ने ट्रॉफी उठाई, और कतर दोहा में जो उसका समा था वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। और हमने खासतौर पे देखा कि जब इंडियन महाराजा और एशियन लाइन का मैच होता तो ऐसे ही था जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच, और पूरा फुल पैक स्टेडियम हमें क्राउड देखने को मिलता था। तो एक बड़ा अच्छी चीज़ थी। और हमने उनके ओनर का भी इंटरव्यू किया, रमन रहेजा का, विवेक सर का, उनका भी ये मानना था कि हमारा जो सबसे बड़ा फोकस ये है कि कंपेटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए। हम इस चीज़ से कतई नज़र कि ये रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, ये अगर एज में ज़्यादा हैं तो कई दफ़ा लगता है कि तो हमारी स्क्रूटनी सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर है, हम उन पे फोकस कर रहे हैं जो लड़के फिट हैं। और उसी की कंटिन्यूटी में उन्होंने फिर हफीज़ को भी बुलाया, उन्होंने फिर मोहम्मद आमिर को बुलाया, ताकि इंटरेस्ट ऑफ गेम उस तरह इंटैक्ट रहे। और हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस सैयद तनवीर ने दी। आदो की रिटायरमेंट उन्होंने ले ली, बट उन्होंने फाइनल में भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस की और एक बड़ा शानदार किस्म हुआ। अभी उन्होंने और मज़ीद इसमें कहा कि हम इसमें नेक्स्ट सीज़न शायद सऊदी अरेबिया में करवाएं। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिहाज से भी कहा, हमने भी उस पर प्लेटफॉर्म पे बात की कि पाकिस्तानी लोग भी मैक्सिमम इसमें शामिल हों। एज़ पर द एक्रीडेशन इज़ कंसर्न, हमारे जर्नलिस्ट आके कवरेज करना चाह रहे हैं। हमारे सुनो चैनल ने इस पर बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि इज़ द ओनली चैनल कि जिसने इनिशिएट करते हुए इसकी हम लोगों को टीम को भेजा और हमने उसकी कवरेज की और इंटरव्यूज़ किए। और मेरा ख्याल है कि उस पर इंडियन मैनेजमेंट ने बहुत सराहा। और ये मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स के लिए, इवेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका इदारा, आपका इंस्टीट्यूशन उसको फिर लेके चले, और आपकी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है कि आप उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मुझे जो इसमें मुझे पॉजिटिव साइन नज़र आए अबू बकर, वो ये थी कि शायद ये जो लेजेंड लीग है, ये जो पाकिस्तानी और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है क्रिकेट का। हम देखते हैं कि सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट पे कोई खेलते हैं मैच, वैसे नहीं हो पा रहे। लेकिन मुझे लगता है ये ब्रिज का रोल बनेगा। हरभजन ने जो स्टेटमेंट दी है उससे काफी पाकिस्तानियों मेरे शो में उसने काफी इस तरह की बातें की। हमने भी उनसे बात की और उनसे जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, हम नहीं भेज सकते। तो मैंने उनको इन रिस्पॉन्स यही बात की कि आपके हमारे पास जब इंग्लैंड आ सकता है, न्यूजीलैंड आ सकता है, साउथ अफ्रीका हमारे पास होके गया है, अभी ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली होके गया है, तो इंडिया किस तरह सेफ नहीं है, मुझे आप इसकी लॉजिक समझा देना। फिर उन्होंने कहा कि शायद मैं इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, बंदा नहीं हूँ कि मैं इस पर बात करूँ। एक तरफ उन्होंने पहले नेगेट किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी आपके हालात ठीक नहीं। तो फिर मैंने कहा अभी रिसेंटली तो अभी पीएसएल चल रहा था, मैं क्या आप देखें कौन सा दुनिया का प्लेयर हमारी पीएसएल में नहीं आया, तो ऑल इज सेफ। ये तो आपका स्टेटमेंट गलत। आप ये अगर इस पर स्टांस लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती, दैट इज सेपरेट डिबेट। बट आप अलेज करेंगे अगर कि पाकिस्तान सेफ नहीं है या इधर कोई वैसे मसाइल हैं, तो मैंने कहा ये आपका एलिगेशन की हद तक तो हम इसे ले सकते हैं, बट इसमें रियलिटी कोई नहीं है। तो फिर उसमें उन्होंने फर्दर बात करना ही, बट मेरा मानना यह है कि अब वो इसको पोलिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, शायद इस वजह से। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा मैचेस हों। हमने देखा लेजेंड लीग के अंदर, और मैं आपको बताऊँ लेजेंड लीग की जो मैनेजमेंट है
वो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनकी जो मैनेजमेंट के लोग थे, उनके जो टॉप मैनेजमेंट थे, जो ऑनर्स थे, और मैंने उनका जो लाड प्यार हमारे प्लेयर्स के साथ देखा, चाहे वो शुएब अख्तर हो, चाहे अफरीदी हो, चाहे वो रज़ाक हो, मिसबाह हक हो, हफीज़ भाई हो, मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग था। तो ये एक ब्रिज का रोल मेरा ख्याल है कि ये बनेगी चीज़, और आगे हम देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। अब दुनिया क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, आगे बढ़ रही है, बट अगर भारत एक कदम पीछे रहेगा तो मेरा ख्याल है इस पर प्रेशर आएगा। वर्ल्ड कप आने वाला है, एशिया कप का मसला हल ही नहीं हो पा रहा, फिर चैंपियन ट्रॉफी को 2025 में हमने होस्ट करना है। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि इस मसले को एज सुन एज पॉसिबल एमिकेबली रिजॉल्व किया जाए, वो बेनिफिशियल है। चलें, इस पर भी हम फर्दर मज़ीद डिस्कशन करते रहेंगे। कमिंग बैक टू द सीरीज़, अफ़गानिस्तान की सीरीज़ आ रही है जी। लास्ट टाइम आप भी उधर ही थे, और जिस तरह नसीम शाह ने छक्के लगाए, और उसके बाद हमने देखा कि एशिया कप के अंदर काफ़ी तोड़ फोड़ भी हुई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। दोबारा जो वेन्यू है वो ओबियसली सेफ उसी सारा पैराडॉक्स में रखते हुए रखा गया शारजा को। कैसे देखते हो? अब इनक्लोजर को भी सेपरेट कर दिया गया है, एक इनक्लोजर में नहीं हो गया। आप तो उधर विटनेस थे, कैसा लगता है? ये एक नई डेवलपमेंट है, क्योंकि जो शारजा की इंतज़ामी है उन्होंने ये फैसला किया है कि अफगानी और पाकिस्तानी फैंस एक इनक्लोजर के अंदर नहीं बैठेंगे। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर फैंस इकट्ठे ही बैठते हैं, ये पहली दफ़ा ऐसा होगा कि फैंस इकट्ठे नहीं बैठेंगे। दुबई के अंदर एक मैच हुआ वर्ल्ड कप का पाकिस्तान अफगानिस्तान, उसके अंदर भी दरवाजे टूटे, तो मुझे अच्छी तरह याद है। उससे पहले लीड्स के अंदर जो मैच हुआ उसके अंदर भी 4 से 5 जगह लड़ाइयाँ हुई थी बाकायदा, और गिरफ्तारियां भी हुई थी इंग्लैंड यूके पुलिस की तरफ से। और फिर जो शारजा मैच हुआ इसके अंदर भी यही चीज़ रिपीट हुई। हालांकि एक दिन पहले मैंने ही उमर गुल से सवाल किया था, जो कि उस वक्त कोच थे अफगानिस्तान के, तो उन्होंने भी इस बात को डिनाई किया था कि यार इतना हद तक नहीं हमें जाना चाहिए, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह एंजॉय करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं फैंस का, और शायद वो अफगानी जो है वो उनके लिए पाकिस्तान ही एक साइड है, बाकी तो किसी के साथ। मजेदार चीज ये बकर कि इंडिया से वो हारते हैं, वो श्रीलंका से हारते हैं, वो बांग्लादेश से हारते हैं, रिएक्शन नहीं आता ना, कई रिएक्शन नहीं आता। हमारे साथ पाकिस्तान से हारने पे आता। और अब तो मतलब पहली बार बायलैटरल सीरीज हो रही है 3 मैचेस की, अब बायलैटरल्स होंगी, तो मेरा ख्याल है कि पहले भी दो मैचेस की एक दफा पहले भी दुबई में हुई थी, बट काफी गैप आ गया, उसमें भी कुछ 7-8 साल का गैप आ गया। बट जितना ज्यादा मेरा ख्याल है मैचेस होंगे उतना ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट आएगा, लोग बेयर करना भी शुरू करेंगे। जैसे पाकिस्तान इंडिया की भी बात हम कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा मैचेस होंगे लोगों के अंदर अब्जॉर्ब करने की, अडॉप्टेबिलिटी की, वो स्टेमिना भी इंक्रीज होगा। कम मैचेस होंगे तो वो आप पूरा साल एक मैच का वेट करते हो, वो अगर गॉड फॉरबिड किसी की साइड हार जाती है तो वो फिर बेयर नहीं करती। बट जिस तरह हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात की, प्लेयर्स की जहाँ हम बात करते हैं, टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं, कंट्रीज़ की बात करते हैं, स्पेक्टेटर के लिए भी बहुत इस पर इंपॉर्टेंस रखती है कि वो एंड ऑफ डे इट्स अ स्पोर्ट। आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये कोई मैदान जंग नहीं है। हाँ, प्लेयर की हद तक वो जान मारे, जोर लगाएं ताकि कंपटीशन नज़र आए, कंपेटिटिव किस्म की स्पोर्ट्स देखने को मिले। बट उसको अना का मसला बना देना, किसी पे अटैक करना, तोड़ फोड़ जिस तरह की गई, जिस तरह मार कुटाई की उन्होंने, हमारे लोगों को जख्मी किया। सर आपके इश्यूज होती है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कितनी राइवलरी है, बट कभी ऐसा 100 साल से चल रही। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी वहां पर वाकई नहीं नजर आया। वेस्ट इंडीज की है, वो उन आपस में सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, आफ्टर ऑल एक टीम ने जीतना, एक ने हारना है, क्राउड एंजॉय करता है। बट ये अनफॉर्चुनेट है कि अफगानी फैंस थोड़े से ओवर रिएक्ट कर जाते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा, मैं स्क्वाड पे आने से पहले एक आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, बाबर आजम को 17 इम्तियाज़ दिया गया और कुछ प्लेयर्स को, उस हवाले से क्या अपडेट है कि इसको कौन कौन सा अवार्ड दिया गया, ज़रा अगर आप शेयर करें प्लीज़। तो देखिए जी, कई स्पोर्ट्स पर्सन्स को अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनके अंदर क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। मोहम्मद जान जो कि पाकिस्तान के ब्लाइंड क्रिकेटर हैं, उनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया है। बिस्मा मारूफ को निशाना इम्तियाज़ दिया गया है, 17 इम्तियाज़ बाबर आजम को मिला है। तो ये तो बाबर तो गालबन यंगेस्ट क्रिकेटर भी बन गए जिनको 17 इम्तियाज़ मिला है। तो बाबर आजम मेरा ख्याल है कि डिजर्व भी करते हैं। बहुत परफॉर्मेंसेज हैं उनकी तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, पाकिस्तान के लिए T20, वनडे और टेस्ट के अंदर, और लगातार पाकिस्तान टीम को पिछले 3 साल से लेके भी चल रहे हैं बतौर कप्तान। तो उनको इस एज में देना ये रिकग्निशन है कि पाकिस्तान जो है वो तमाम उन हीरोज़ को एक्सेप्ट करता है, उनको रिकग्नाइज करता है जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं। और यकीनी तौर पर जो दीगर क्रिकेटर्स हैं उनके अंदर भी करेज बढ़ेगी, डिटर्मिनेशन बढ़ेगी, और वो भी ये चाहेंगे कि ये अवार्ड्स भी उनको मिलें, और उसके लिए वो दिलो जान से मेहनत भी करेंगे। जहांगीर खान JK 555 को तो आपको पता ही है, उनको तो वो तो एक ऐसा लेजेंड है पाकिस्तान का, दुनिया का सर, उसमें तो दुनिया में ऐसी कोई उनके मैच का कोई लेजेंड है नहीं किसी भी गेम के अंदर। 555 लगातार मैचेस जीतना, इंटरनेशनल एक
बहुत बड़ी। वो तो मेरा ख्याल है जान शेर अगर ना आते तो शायद ये तो 1500 होते 1500 होते। तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उनकी एक लेगेसी है स्कॉश के अंदर, उनको मिला है। और काफ़ी सारे जिस तरह शफीक चिश्ती हैं कबड्डी के, हाँ, पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान भी रहे, उनकी कप्तानी के अंदर पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भी बना कबड्डी के अंदर, उनको दिया गया। उस टाइम गालिबन कप्तान ये बाद में बने थे, पहले इमरान थे, इमरान माना जो थे वो कप्तान थे वर्ल्ड कप के टाइम, बट इनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त जी, आपके सामने इनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं और बड़े अरसे से ये कबड्डी के साथ मुंसलिक हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व किया इन्होंने। मैं समझता हूँ कि अगर इमरान माना के साथ भी मोस्ट सीनियर प्लेयर यही होते थे। जी। और इस तरह की एक रिकग्निशन मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि तमाम स्पोर्ट्स ऊपर आएंगी, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको इनकरेजमेंट मिलेगी। एक और भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वहाब रियाज ने भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया और गालिबन शायद आप भी उनके से सेशन कल मैं मुलाकात करके आया हूँ, कल उनके साथ उस हवाले से भी बताइए क्या उनका विजन है, क्या चीजें वो करने जा रहे हैं, कुछ डिफरेंस आपको लगा? देखिए एक चीज तो बड़ी क्लियर स्टाइल था उससे कुछ करने जाएंगे वो। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि वो खुद स्पोर्ट्समैन है और वो स्पोर्ट्स पर्सन के मसाइल को समझते हैं, उनको आइडिया भी है। कल भी जब वो आए हैं, हालांकि सिर्फ 3-3.5 घंटे के लिए ऑफिस आए वो दोपहर को, उसके बाद उनको CMO जाना पड़ा। 3-3.5 घंटे के लिए 2 घंटे की उन्होंने बाकायदा स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के अफसरान से मुकम्मल ब्रीफिंग ली है कि किस तरह निज़ाम चलता है। हालांकि नए हैं, इस पहले के खेल रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव काम के अंदर, बिल्कुल नए हैं, पहला कदम रखा है। नई नहीं कह सकते उनको उनकी ज़िंदगी की, बट ये कि उन्होंने आते साथ 2 घंटे की ब्रीफिंग ली। फिर अरशद नदीम जो कि जावेद थ्रो के हीरो हैं हमारे, उनको बुलाया, उनके साथ मुलाकात की। फिर उसके बाद CM हाउस गए, वहाँ जाके जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनको ये जो भी जश्न भारत का इवेंट हुआ है उनको अवार्ड्स दिए गए हैं, कैश इनामात दिए गए हैं, उसके अंदर शिरकत की। तो ओवरऑल बड़े मुझे इस वक्त जो है वो डिटरमेंट दिखाई दे रहे हैं कि स्पोर्ट्स को किसी तरह ऊपर लेके जाए। हमारी भी जब मुलाकात हुई कुछ साफियों की, हमसे भी उन्होंने मशवरे मांगे कि यार आप बताएं कैसे बेहतर हो सकती है, किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए। तो मुझे काफ़ी डिटरमेंट नज़र आ रहे हैं और एक स्पोर्ट्समैन से बाकी स्पोर्ट्समैन की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। कल हमने देखा कि वॉलीबॉल के एक साबिक लेजेंड थे, वो आए इनके पास खुद चल के कि वहाब आपको मैं समझता हूँ कि अब पहली दफ़ा स्पोर्ट्समैन आए पंजाब का मिनिस्टर, तो अब ये करें। उनकी चीज़ें उन्होंने बड़ी खुश असलूबी से सुनी। और में अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब कोई आता है तो एक्सपेक्टेशन तो बड़ी ज़्यादा होती है, बट ऑन पेपर हमें कोई प्रेसिडेंट मिलता नहीं। जैसे हॉकी लेजेंड्स बात करते थे कि हॉकी में हम आएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आने से भी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह हमारे तो PM भी बने तो कई चीज़ें ऐसी नहीं हो पाई, तो बट हमारी दुआएं तो बहुत ज़्यादा हैं बिल्कुल वहाब भाई के साथ। जी आप कुछ ऐड कर रहे हैं? मैं यही कह रहा था कि वहाब देखें, जो खुद स्पोर्ट्समैन होता है और उसको ग्राउंड रियलिटीज़ का ज़्यादा इल्म होता है रादर देन किसी मिनिस्टर को, अगर कोई और सियासतदान जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनता है तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। एक शॉर्टर टाइम के लिए वो यकीनी तौर पर आए हैं, कोई लंबा टाइम नहीं है, इसके अंदर जो वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं स्पोर्ट्समैन के ऊपर वो उनको मेरा ख्याल है सारी जिंदगी याद रखा जाएगा। हमने कुछ स्क्वाड के वाले से भी बात की, PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी कुछ सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया, कुछ की इंडक्शन हुई। सबसे पहले तो बात करेंगे शादाब खान को कैप्टनसी दी गई, बाबर आजम को रेस्ट दिया गया। शादाब के हमें ग्लिम्सेस लास्ट PSL में भी नज़र आए, बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस नज़र आ रही थी। शादाब को एज ए कैप्टन कैसे देखते? देखिए उनको पिछले 2.5-3 साल से पाकिस्तान टीम के साथ भी नायब कप्तान के तौर पर तैयार किया जा रहा था और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी वो 2-3 साल से लीड करते हुए दिखाई दे रहे, तो उनके बस कहीं ना कहीं कप्तानी का एक्सपीरियंस तो मौजूद है। और ख़ासकर अगर बात की जाए T20 फॉर्मेट शॉर्टर फॉर्मेट है और बड़ा चैलेंजिंग फॉर्मेट होता है कप्तान के लिए, क्योंकि आपको चेंजिंग्स बड़ी टाइम पे करनी पड़ती हैं, ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, गलती की गुंजाइश कम होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो शादाब खान मैं समझता हूँ कि अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्रूम भी किया हुआ है और बासलाहियत भी है। और जो खासतौर पे एग्रेसिव अप्रोच की जो बात करते हैं हम, वो उनके अंदर पूरा एग्रेशन हमें नज़र आता है, जो डिमांड आजकल। और जो उनके पास टीम है वो भी काफ़ी एग्रेसिव टीम इस बार पिक की गई है। अगर टॉप ऑर्डर से देखा जाए लोअर ऑर्डर तक, तो मुझे तो 9 नंबर तक बैटर्स दिखाई देते हैं। अगर देखें, अगर मैं अब कल टीम देख रहा था और अपनी 11 बनाने की कोशिश कर रहा था, मुझे साइम अयूब और हारिस अगर ओपन करते हैं तो नंबर 3 पर अब्दुल्ला शफीक हैं, नंबर 4 के ऊपर आजम खान, नंबर 5 के ऊपर इफ्तिखार के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे पास नवाज, इमाद, शादाब तीनों की ऑप्शन मौजूद है। ऑब्वियसली 3 तो नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर 3 नहीं खेलते तो फिर 2 खेल सकते हैं। लेकिन मैं होता तो मैं शायद तीनों को टीम में, मेरा भी मानना यह है कि तीनों ही शायद जाएंगे, तीनों को टीम में इंक्लूड करता। लेकिन फिर फ़हीम अशरफ हमारे पास चौथे ऑलराउंडर के तौर पर होंगे। अब फास्ट बॉलर भी हमें 3 चाहिए,
तो फिर हम नसीम शाह, एहसान उल्ला और फ़हीम, 7-3 ये स्पिनर जो कि तीनों हैंडी हैं विद बैट एज वेल। तो हमारी टीम बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। मेरा भी मानना ये है कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा कि आप एक ऑलराउंडर को करें, 3 स्पिनर के साथ जाएं और आपकी बैटिंग कम नहीं होगी बल्कि स्ट्रेंथन ही होगी, क्योंकि सारे पूरे बैट हैं। फ़हीम ने मैचेस जिस तरह जिताए हैं, इमाद वसीम देखिए 400 रन कर आए हुए हैं, 200 की एवरेज ऑलमोस्ट उनकी है जी। तो वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नवाज इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस देते आए हैं। शादाब खान आपको पता ही है इस वक्त कप्तान भी हैं, और ये वो तीनों वो प्लेयर हैं जिनको आप ऊपर भी कहीं यूज़ कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं और लोअर ऑर्डर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सिचुएशन ऐसी बनती है, अर्ली विकेट्स गिर जाती हैं, आप आज़म और इफ्तिखार को सेव करना चाहते हैं, आप इमाद को ऊपर ले आए, नवाज को ले आए, इवन शादाब को ऊपर ले आए, तो आपका कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन जाता है। तो मेरे ख्याल से तो हमें इन तीनों स्पिनर्स के साथ 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर और चौथी जो छठा हमारे पास ऑप्शन होगी वो फ़हीम अशरफ की सूरत में होगी। तो हमारे पास 4 ऑलराउंडर्स होंगे और सिर्फ 2 हमें जो है वो बॉलर्स लेके कैरी करने पड़ेंगे। तो इट्स मींस कि हमें 9 नंबर तक हमारी बैटिंग डेप्थ दिखाई देगी। अच्छा, उसमें एक चीज़ देखा जाए तो बाबर के बाद अगर मोस्ट सॉलिड बैट्समैन टेक्निक वाइज बात की तो अब्दुल्ला शफीक की कही जा रही है, और हम 2 साल से देख भी रहे हैं। लास्ट PSL में भी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। शुरू में ये बीमार थे, कुछ शुरू के अर्ली मैचेस नहीं खेले, तो उसमें स्ट्रगल भी करती रही लाहौर के अंदर, बट जैसे इनकी इंक्लूजन टीम में आई तो मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर भी बन गए। फ़खर के बाद हमने देखा हाईएस्ट रन गेटर भी बने, और फाइनल में भी जो इनिंग्स थी इनकी वो बहुत शानदार थी। जो इनकी पार्टनरशिप खासतौर पे शहनशाह के साथ थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। इनकी भी टीम में इंक्लूजन हुई, और मैं हमेशा कहता था जब लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान स्क्वाड गया, जब आपको कोई बैटर नहीं मिला तो आपने शान मसूद को डक किया। तब भी मैंने बात की कि शान मसूद से बेहतर ऑप्शन आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, क्योंकि उसके पास शॉट्स की रेंज ज़्यादा है, और ये बड़ी शॉट्स भी जब टाइम रिक्वायर्ड हो तो खेल लेता है। शान मसूद नहीं खेल सकते। तो इसकी इंक्लूजन को कैसे देखते हैं? देखिए अच्छा ऑप्शन है। शादाब खान ने भी इनको बड़ा हाईली रेट किया। उनका बाबर आजम के बाद अगर मैं किसी प्लेयर को देखता हूं तो अब्दुल्ला शफीक है, और अब्दुल्ला शफीक के बाद अगर मैं किसी को देखता हूं नौजवान प्लेयर में तो साइम अयूब है। ये उनकी जाने से पहले मीडिया से गुफ्तगू थी। तो शादाब खान ऑब्वियसली इनके साथ कंफर्टेबल तो होंगे, और जिस किस्म की अटैकिंग क्रिकेट साइम अयूब और मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं कि टॉप ऑर्डर के अंदर पहले 6 ओवर्स में कोई एक भी इनमें से क्लिक कर जाता है तो फिर दूसरी टीम को मुश्किलात हो सकती हैं। और साइम और हारिस में से अगर कोई एक लंबी इनिंग खेलता है तो नंबर 3 के ऊपर अब्दुल्ला शफीक ऐसे प्लेयर हैं जो कि इनिंग को लेके एंकर कर सकते हैं, लंबा लेके चल सकते हैं। और फिर डेप्थ में अगर मिडिल ऑर्डर में देखें तो आजम है, वो एक्सीलेट कर सकते हैं, इफ्तिखार एक्सीलेट कर सकते हैं। नीचे आते जाएं तो हमारे पास 4 प्रॉपर ऑलराउंडर्स मौजूद होंगे, इमाद, शादाब, नवाज और फिर फ़हीम अशरफ। तो हमारी डेप्थ तो बैटिंग के अंदर दिखाई देती है। मैं समझता हूँ कि शादाब को बड़ी अटैकिंग अप्रोच के साथ जाना चाहिए। हमने शारजा के अंदर देखा कि कभी कभी बॉल फंसती ज़रूर है, लो टोटल भी होते हैं वहाँ पर, लेकिन अफगानिस्तान इस बार होस्ट है तो वो कोशिश ये करेंगे कि स्पिन विकेट्स बनाई जाए, जो कि उनकी स्ट्रेंथ भी है, और मुजीब भी है, और राशिद खान दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर है। अच्छा, 2 भी उनके साथ। जी बिल्कुल। उसमें आजम खान की इंक्लूजन हमने देखी, दोबारा कम बैक उनका हुआ है। एहसान उल्ला का ये डेब्यू हो गया होगा ऑब्वियसली, जिस तरह की खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। फ़हीम अशरफ का कम बैक देखा, फिर इसी तरह हारिस तो ऑलरेडी वर्ल्ड कप से टीम के साथ है। फिर इसके अलावा हमने देखा कि इमाद वसीम का कम बैक है। तो ये 3-4 लड़कों का डेब्यू होगा और कुछ का कम बैक होगा। तो ये ओवरऑल आप इन जो प्लेयर का डेब्यू है इनको कैसे देखते हैं? देखिए हमारे कई सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है सीरीज़ के अंदर, 5 सीनियर प्लेयर को रेस्ट दिया गया, लेकिन देखा जाए तो 2 से 3 प्लेयर वापस भी आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, वो भी सीनियर प्लेयर हैं, उनके पास भी बड़ा तजर्बा है। इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, ये लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन जहाँ तक नौजवान क्रिकेटर्स की बात है, ये बड़े पोटेंशियल वाले क्रिकेटर मुझे दिखाई दिए हैं इस PSL के अंदर। देखें साइम अयूब ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं अगेंस्ट लाहौर, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। मोहम्मद हारिस न डर हैं और बिल्कुल खुला खेलते हैं, इस चीज़ से बाला ताक के आउट हो जाएंगे, विकेट चली जाएगी, मुश्किलात हो सकती हैं। तो इस तरह के प्लेयर्स की हमें, मेरे समझता हूँ कि टॉप ऑर्डर के अंदर कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे थे, जिसकी वजह से हम बड़े टोटल बनाने में T20 में नाकाम हो रहे थे। तो ये एक ऐसी सीरीज़ होगी जिसके अंदर नौजवानों के पास बड़ा ज़बरदस्त मौका होगा। साइम, हारिस, अब्दुल्ला ये परफॉर्म करेंगे तो इनको टीम में जगह इनकी बन सकती है। यकीनी तौर पर जो 5 प्लेयर रेस्ट दिए हैं, आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने होम सीरीज़ खेलनी है, 5 के 5 का तो वापसी नहीं होने वाली, मुझे भी नहीं लग रही है। दूसरा ये बताएं, ये आपको लगता नहीं कि ये जो रजीम चेंज हुई है ये सब उसी के डिसीजन है और आगे हमें बड़े डिसीजन भी नज़र आ रहे हैं? हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी
के हवाले से भी गर्दिश में आई खबरें कि जी वो कप्तान बन रहे हैं। फिर आफ्टर उन्होंने खुद क्लियर किया कि यार मैं तो इस वक्त फिट नहीं हूँ, मैं खुद रेस्ट चाहता हूँ, जिसकी वजह से फिर उन्होंने खुद, मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने ज़मान खान का नाम दिया कि मैं रेस्ट करूँगा, बट आप ज़मान खान को टीम के साथ रखें मेरी जगह पे, ये डेप्थ के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। तो शाहीन अफरीदी ने बतौर कप्तान लाहौर कलंदर अपना एक प्लेयर ज़रूर इंक्लूड किया और ज़मान डिज़र्व भी करता था, उसका डिज़र्व करता। लेकिन आपको लगता नहीं है कि पहले हमें पास्ट में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती, कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि सीनियर प्लेयर ने रेस्ट किया हो? लास्ट अगर आप 2-2.5 साल का अगर देखें, पाकिस्तान टीम अगर कोई सीरीज जीत भी गई है तो डगआउट में लड़के बैठे हैं, उनको चांस नहीं दिया जा रहा। परफॉर्म सीनियर नहीं भी कर रहे तो लड़कों को चांस नहीं दिया जा रहा। शायद स्केयरनेस थी कि अगर हमने बच्चों को चांस दिया, ये परफॉर्म ना कर जाए तो हमारी जगह स्टेक पे आ जाएगी। ये एक टिमड अप्रोच नज़र आ रही थी। तो आपको लगता नहीं है ये बोर्ड की या नई रजीम का पीछे से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, प्रेशर है, जिसकी वजह से उनको मानना पड़ा? नई रजीम का इन्फ्लुएंस तो है। आते साथ कुछ प्लेयर्स ने, मुझे तरह याद है कि एक ट्वीट की थी, सोचना भी मना है, और वो बात की थी बाबर आजम के हवाले से कि इनको हटाने के हवाले से सोचना भी मना है। तो आज भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्लेयर पावर तो मौजूद है, लेकिन ये जो नई रजीम आई है, इन्होंने भी कुछ ना कुछ अपना असर ज़रूर दिखाया है। और ये तब्दीलियाँ इतनी सारी, यकीनी तौर पर तमाम प्लेयर्स नहीं रेस्ट करना चाहते थे, इनको करवाया गया है। इवन बाबर, रिजवान, फ़खर, ये तमाम ऐसे प्लेयर थे जो कि चाहते थे कि खेल लें, फिट हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बाबर आजम की आपने देखा कि सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी बने पाकिस्तान सुपर लीग के, रिजवान नंबर 1 पे हैं। तो ये वो प्लेयर हैं जो कि परफॉर्मेंस की वजह से टीम के साथ चलते आ रहे हैं। और काफ़ी पिछले अगर 3 साल में देखें तो बाबर और रिजवान की बहुत सारी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छा, जहाँ पे हमने देखा तो इधर हारिस रऊफ एक ऐसे बॉलर थे जो बड़े 2-2.5 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट आफ्टर द इंजरी सेम उनके मसाइल मुझे हसन अली की तरह नज़र आए। तो हसन अली का भी कुछ लगता है कि इनका मसला दोनों के एक जैसा है? हसन अली तो जी बड़ा पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि ये PSL उनके लिए भी मेक एंड ब्रेक होगा, बट इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई कि उनको टीम में शामिल। और यही मसला इंजरी का आपको लग रहा है हारिस रऊफ के साथ भी अब ऐसे ही है? हारिस रऊफ देखें, इंजरी के बाद आपने बिल्कुल सही कहा है कि इंजरी के बाद आए, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, बट ये हमेशा से ही कभी ना कभी हारिस की फॉर्म आउट हो जाती है, कभी उनका रनअप ख़राब हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट कर जाते हैं। हालांकि डेप्थ के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग भी की हुई है, लेकिन हमें वर्ल्ड कप का भी याद है, 2 छक्के मारे थे। बिल्कुल ऐसे ही कैसे करते हैं, अभी तो उनका टाइटल बच गया। बड़ा क्रूशियल ओवर था। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।